कैसे हो आप? आपका ये दूसरा सेक्शन चल रहा है जो नीट बेस्ड क्वेश्चन जो डिजाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो सेक्शन हमारा चल रहा है। बच्चों, इससे पहले मैंने पहला सेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो भी थ्योरीज एंड आइडियाज है वो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो, आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हो, तो आप सब्सक्राइब करो और वो सारे वीडियोस को आप देखो। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत लंबी एक्सपीरियंस का मैं अपना बता रहा हूं कि अगर आप वो सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 देखोगे जो हमारे इस चैनल में है, ऑलरेडी आप अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लो। उसके बाद हमारा जो नीट बेस्ड प्रॉब्लम है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके लिए आपके सामने में हाजिर है नदीम उस्मानी सर, और आपका प्यारा सा चैनल है उस्मानी चैनल। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P। डाटा को पढ़ने के बाद आप कभी कभी ऐसा करो कि अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, डाटा आपको जहां समझ में आता है उसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर होता है वट एवर, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को, मैथ्स के हो, कहीं पर भी दो चीज उसमें नेसेसरीली होता है, डेटा होता है और डिमांड होता है। यानी अगर कोई आपका डेटा अगर मेंशन है तो उसके साथ साथ आपको डिमांड भी करेगा। यानी आपको पहले कुछ डेटा देगा और उसके बाद आपसे डिमांड करेगा। तो प्राइमा फेसी आपको डेटा तलाश करना है। डेटा अगर तलाश कर लिया तो डिमांड के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आराम से कर सकते हो। तो लेट्स प्रोसीड। हम लोग देखते हैं डेटा में क्या दिया हुआ, इसका डाइपोल मोमेंट, इसको हमने चिन्हित कर दिया। और ये पैरेलल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E मेंशन है, इसको भी हमने चिन्हित कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक नया वर्ड आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो यूनिट है वहां आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द dipole about an axis perpendicular to the axis of dipole and passing through its center is I। moment of inertia I दिया हुआ है। अब कह रहा है if the dipole is slightly rotated, डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट किया जाता है एंड देन रिलीज, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, और वह डाइपोल कुछ देर तक सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्तीय गति करता है, SHM करता है। तो कह रहा है अगर वो SHM कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड क्या होगा। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक ऑसिलेशन में उनका फुल टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। क्वेश्चन का ये डिमांड है और डेटा में आपका तीन फिगर दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको फिगर्स में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद स्केचिंग। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेंशन है E। और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, पैरेलल है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो मान लिया कि उसका डाइपोल जो है वो डाइपोल कुछ इस तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है और इसके पैरेलल है, या यूं कहें कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और पैरेलल का मतलब है कि इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा -Q चार्ज होगा और यहाँ पे +Q चार्ज होगा। गर्चे चार्ज यहाँ मेंशन नहीं है, हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लिया, हमें डाटा के शक्ल में P और E दिया हुआ है, चार्ज मेंशन नहीं है। अब कह रहा है कि इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करा,
थोड़ा सा इसको रोटेट करा और करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो मान लिया कि थोड़ा सा हमने इसको अगर रोटेट करा इधर की तरफ, थोड़ा सा इसको रोटेट कराया और उसके बाद इसको हमने छोड़ दिया, रोटेट करने के बाद इसको हमने छोड़ दिया। अब ये कुछ देर तक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। होता ये बच्चों, जो ही इसको आप रोटेट करोगे, जो ही इसको रोटेट करोगे तो इस पर लगने वाला फोर्स, इस चार्ज को जो यहाँ आ जाएगा इधर, और इस पर लगने वाला फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों फोर्स इस डायपोल को फिर अपने पोजीशन में ले आने की कोशिश करेगा। तो जब ये फोर्स इसको ले आने की कोशिश करेगा तो उस फोर्स का जो मोमेंटम होता है वो इसको थोड़ा सा इधर की तरफ आगे बढ़ा देगा, यानी फिर ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। इस तरह से कुछ देर तक ये डायपोल जो है कुछ इस तरह से मोशन करेगा। इस मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो कह रहे हैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके अगर डायपोल को हमने अगर छोड़ दिया और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो कह रहा है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हमने इसको सपोज दैट इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कराया था तो उस समय इस पर टॉर्क कितना लगता है। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा PE साइन थीटा। हमने थीटा एंगल से इसको रोटेट करा दिया तो इस पर लगने वाला टॉर्क ये PE साइन थीटा होगा। और ये एंगल अगर बहुत छोटा है बच्चों तो साइन थीटा को हम सिंपली थीटा कहते हैं। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को थीटा लिखने का परंपरा है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, साइन एक्सपेंशन है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरह से और ये अप टू इन्फिनिटी चलता है। कहता है थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा हो जाए तो इसका जो पावर है ये वैल्यू को और छोटा करेगा, डिवाइजर है, वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से ये वैल्यू नेग्लिजिबल होता है। तो अप्रोक्सीमेटली थीटा बहुत छोटा होने से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू थीटा लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से, मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है, फिजिक्स में अक्सर यूज करते हैं, तो इससे हम लोग इसको साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से ये टॉर्क का वैल्यू हमको मिल जाता है इतना। दूसरी बात, इस टॉर्क को हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। रेस्टोरिंग टॉर्क इसलिए कहेंगे कि हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ रोटेट करा था और जो ही फोर्स को हम हटाएंगे, इसको रिलीज करेंगे तो फिर वो इधर आना चाहेगा अपने पहले ओरिजिनल पोजीशन में, यानी वह टॉर्क जो अपने पोजीशन में उसको लाने की कोशिश करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। तो ये हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क का काम करता है। अब जब हमने इस पर फोर्स लगाने का काम करा था तो उस समय जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था बच्चों, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया ये फोर्स उस बॉडी यानी उस डायपोल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम करेगा। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ लिखेंगे हम लोग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये जो हमने इसको रोटेट कराया तो रोटेट करने के बाद अपनी जगह में फिर दोबारा आना चाहेगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो एंगुलर एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा मैं एक फार्मूला आपको बता दूं, बहुत बच्चे को एक कन्फ्यूजन रहता है फार्मूला का। आप 11th में अपने फिजिक्स में लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच कंपेयर करा होगा। एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन मतलब जो सरल रेखीय गति है और जो घूर्णन जो रोटेट करता है उनके बीच। तो यहाँ पे डिस्टेंस को जनरली एस लिखते हैं, यहाँ एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग थीटा लिखते हैं, एक्सीलरेशन को यहाँ ए लिखते हैं और एक्सीलरेशन के बदले में एंगुलर एक्सीलरेशन आता है, यहाँ अल्फा आता है। और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी को हम v लिखते हैं और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम मास की बात करें, लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है और वही एंगुलर मोशन में उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब अगर हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोटेट करने की कोशिश करा है तो आप जानते हो कोई बॉडी है उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, मास m है और उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस होता है।
तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक चीज कहा जाता है कि जो रोल हमारा लीनियर मोशन में फोर्स का होता है बच्चों, वही रोल हमारा एंगुलर मोशन में टॉर्क का होता है। तो फोर्स जो रोल अदा करता है लीनियर मोशन में, वही टॉर्क रोल अदा करता है हमारा एंगुलर मोशन में। अगर हम इस रिलेशन को यहाँ स्टेब्लिश करना चाहें तो फोर्स के बदले में यहाँ टॉर्क टी लिख देंगे, टॉ लिखेंगे, और मास के बदले यहाँ आई लिख देंगे, और एक्सीलरेशन के लिए हमने अल्फा लिख दिया। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो लगा वो एक्सटर्नल टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम किया। तो ये बच्चों ये चीज़ आपको जानना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़रूरी है। कौन चीज़ कहाँ से आता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आइडिया से कुछ नहीं होगा, चाहे आप जितना न्यूमेरिकल्स बना लो, रट लो, कुछ नहीं होने वाला है। नीट के लिए आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये सारा चीज़ आपको एनसीईआरटी जो आपका जो बोर्ड लेवल का एग्जाम है, सिलेबस है, वहाँ से मिलेगा। तो दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जब ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा, दोनों टॉर्क जब इक्वल हो जाता है तो उस समय हम इसको इस तरह से लिखते हैं आई अल्फा, और इक्वल टू इधर की तरफ हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है। और यहाँ आई क्या है? तो ये आई का वैल्यू मतलब यहाँ लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ थोड़ा सा सेट कर दिया। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू बच्चों हम लोग रख देंगे। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा हो जाएगा। इस तरह से अगर आप चाहो तो आप इसको पॉज करके आप थोड़ा लिख सकते हो, उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन मैं बता देता हूं। आपने इसको लिख लिया होगा बच्चों। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाने का काम करते हैं। चलो इसको हमने स्लाइड को आगे बढ़ा दिया। एंड दिस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये हमें अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन है। बच्चों ये एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? जब बॉडी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अगर वो लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अगर ये एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे होगा एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के जगह पे यहाँ हम एंगल को लेते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम ओमेगा को हटा देते हैं तो हम बोलते हैं इन मैग्नीट्यूड, यानी केवल इसके वैल्यू की अगर बात करते हैं बच्चों तो इन मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, और ये ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये पी ई थीटा अपॉन आई। थीटा दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा जो वैल्यू होता है इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एक फुल रोटेशन की बात करेगा, फुल ऑसिलेशन की बात करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा 360 यानी 2 पाई रेडियन में होता है। और एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उस पूरे टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, या एक ऑसिलेशन में फुल टाइम टेकन को टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू हमारा होता है 2 पाई अपॉन टी। इस तरह से अगर हम ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रख दें होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी ई, थीटा कैंसिल हो चुका है आई, और इसके होल स्क्वायर को यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और इधर ये अंडर रूट हो जाएगा पी ई अपॉन आई, और यहाँ पे हमें 1 अपॉन टी मिल जाएगा, या यहाँ से डायरेक्ट आप टी कर लो तो टी इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। यानी उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स लगा करके थोड़ा सा उसको रोटेट करके अगर हम छोड़ दें
तो कुछ देर तक वो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए उनका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा। कभी कभी बच्चों इस पर न्यूमेरिकल्स भी, इन डेटास को देख करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आज आपका जो ये सेक्शन है जिसमें हम स्पेशली नीड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर, इस तरह से आपको और भी न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप खुद भी ट्राई करते हो, आपको कहीं डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में भी मेरे से आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको सेटिस्फाइड जवाब देंगे। अब नए हो हमारे चैनल में तो मैं यही कहूँगा, आप हमारे चैनल को अगर व्यू करते हो तो साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, थोड़ा सा इसको यार सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दो, और जिससे आपको अच्छा वीडियो देखने का मौका मिले, इससे बेहतर न्यूमेरिकल्स आपको हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।